हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखो बच्चे, सेंटर ऑफ मास जो एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए जेई एडवांस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेई मेंस में थोड़ा सा नुकसान होता है बड़े चैप्टर्स को, इसलिए होता है क्योंकि बड़े चैप्टर हैं, उनमें आना उतना ही है 25 क्वेश्चंस में से, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। लेकिन अगर अपन लोग जेई एडवांस की बात करें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन लोग पहले सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1, इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और अलग अलग बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास आखिर होता क्या है, कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बॉडी का जो मास है, पूरा एंटायर मास है, उस पॉइंट पर सेंटर्ड होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर अपन लोग लगा रहे हैं या किसी पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का या उस पॉइंट का वैसा ही होगा जैसा पूरी बॉडी का होगा। पूरी बॉडी का जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वही मानेंगे कि इसका ट्रांसलेशनल मोशन है। ये जो पॉइंट है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, ये जो पॉइंट है वो रियल भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कहीं मास ना हो वहाँ पर भी ये पॉइंट मिले। भाई ऐसा थोड़ी ना कि मास जहाँ पर है वही माना जाएगा, बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है क्या। सेंटर ऑफ मास, तो देखो भाई, सेंटर ऑफ मास अगर अपन लोग देखें, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो है क्या सेंटर ऑफ मास, समझना बच्चे। इट इज द पॉइंट, इट इज अ पॉइंट at which entire mass of the body, entire mass of the body is centered, entire mass of the body is centered। जैसे मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इस बॉडी, ये जो बॉडी है इसमें डिस्क्रीट मासेस बने होंगे, बहुत सारे मासेस हैं इस बॉडी के। एक पार्टिकल है उसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, इसका m5 है, m6 है, mn है। ये पूरा का पूरा मास एक जगह जहां पर कंसंट्रेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, उसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अगर मैं किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी का हर पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। हर एक पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देगा, हर एक पार्टिकल, वैसा ही उसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से ये चीज चल रही है। अभी देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, चलो ये तो कहानी थी इसकी। अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। मान लो उसके बाद में, क्या ये पॉइंट सर इसके अंदर ही हो सकता है हमेशा? नहीं, ये पॉइंट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट मे बी रियल और इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। बॉडी के ऐसा नहीं है कि मास हो तभी सेंटर ऑफ मास हो, इसके बाहर नहीं मास होगा वहां पर भी लाई कर सकता है। आगे एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस पर ट्रांसलेटरी मोशन होने लगता है, पूरी बॉडी पर ट्रांसलेशनल मोशन होने लगता है उस फोर्स की वजह से। इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स on body, then all particles of the body
डूइंग ट्रांसलेटरी मोशन एच सेंटर ऑफ मास मूव्स, एच सेंटर ऑफ मास मूव्स। हर एक पार्टिकल जो है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेटरी मोशन करने लगता है जैसे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। यहां तक कहानी क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, ध्यान देना। तो अब ये सेंटर ऑफ मास तो सर समझ में आ रहा है। कभी कभी लोग कह देते कि ऐसा भी एक पॉइंट होगा जहां पर पूरा पूरा वेट वर्क कर रहा है, उसे सर क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बिल्कुल सिमिलर है सेंटर ऑफ मास से, थोड़ी सी चीज अलग है, अपन समझते हैं उस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, जरूरी है समझना। तो अगला पॉइंट अगर मैं देखूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बच्चे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि जहां पर बॉडी का, देखो सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस हो गया ऐसा पॉइंट जिस पर बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड हो, हर एक पार्टिकल का अपना, या अलग अलग डिस्क्रीट मासेस है उनका वेट जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझते हैं। जैसे अपन लोग बात करें, ध्यान देना कि मैंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट बेटा कंसंट्रेटेड हो। जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी बॉडी ले ली, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर मैं अर्थ के ही अंदर लेकर के जाऊंगा किसी चीज को, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ही अंदर है, तो जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है बिल्कुल बीचों बीच में m, वहीं पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है mg भी बिल्कुल बीचों बीच में ही काम करेगा। तो कहोगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, लेकिन बेटा वो हर केस में नहीं सेम है। तो अपन लोग थोड़े से अलग तरीके से सीखेंगे कि अगर कोई लॉन्ग बॉडी हो तब क्या यही चीज काम करेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस जगह पर सेंटर्ड हो, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं इस बात को थोड़े से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो अपने पास में एक बहुत बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी मतलब अर्थ के कंपेरेबल है, अर्थ की रेडियस के। जैसे मान लो ये अर्थ मैंने बना ली, ये रही अर्थ, और कोई एक रॉड ले ली ऐसी जिसकी रेडियस जो है ऐसे कोई रॉड बना ली, और इस रॉड की लेंथ जो है वो अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है या उससे ज्यादा है मान लो, और मैं कहूं ये जो रॉड है भी मासलेस है, दिस रॉड इज मासलेस, दिस रॉड इज मासलेस। ये रॉड जो है वो मैंने कह दिया कि बच्चे मासलेस है, ये रॉड है मासलेस, ठीक है। यहां पर मैंने एक मास अटैच्ड करा दिया, यहां पर एक मास है लेट्स से स्मॉल m, और यहां पर भी इस रॉड के एंड पर भी एक मास है स्मॉल m। अब कहूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी अपने सेंटर की तरफ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचा करती। तो ये ए मान लिया मैंने, और इस ए पर जो फोर्स लगाया अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एफ ए जी मैंने मान लिया, एफ ए जी वैक्टर इधर हो गया। और ऐसे ही इस वाले मास के ऊपर भी अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी अपने सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ, ऐसे यहां से लगाया अपने सेंटर की तरफ, मैंने इसे B मान लिया, तो मैं कहूंगा ये हो गया एफ बी जी। अब कहूं सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट कुछ आएगा भाई, कितना ज्यादा आएगा? इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो तेजी से खींचेगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा इसका बच्चे वो कुछ इस तरफ आएगा, इसी की तरफ आएगा ऐसे करके, जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा एफ ए जी की तरफ, ये रिजल्टेंट हो गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सिस्टम का जहां पर एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं सीजी से लिख दे रहा हूं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब समझो फिर से कहानी। जैसे मैं मान लूं कि अगर यही चीज ऐसे होती कि मान लो ये अर्थ है, यहां ऐसे रॉड रखी, सिमेट्रिक है, मासलेस रॉड है, इससे दो मास अटैच्ड है m और m, तो अर्थ इसे, इसके सेंटर को इधर की तरफ ऐसे खींच रही होती,
और इससे इधर की तरफ खींच रही होगी, दोनों से डिस्टेंस बराबर है, सिमेट्रिक है, तो दोनों फोर्स भी बराबर हो गए, और दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आ गया, जो इसके बिल्कुल सेंटर पर है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बराबर हो गए। अच्छा बच्चे, अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने कहा था इमेजिनरी है, सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं मास हो, तो यहां देखो, यहां मास है, यहां मास है, बीच में मास नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो जरूरी नहीं उसके लिए मास हो, इट मे बी इमेजिनरी, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो यहां पर ये सेंटर ऑफ मास आ गया और यहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यही कहानी तो है अपनी, कि अगर अपन लोग अर्थ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो अर्थ के अंदर तो वो हर जगह के लिए इतनी आर ज्यादा होती कि उसके अबाउट सारी चीजें कैसी होती हैं, सिमेट्रिक। तो जहां पर सेंटर ऑफ मास मानते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। तो बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिससे पास होती है। किससे? लाइन ज्वाइनिंग जो है, लाइन ज्वाइनिंग, भाई ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, और पास क्या करेगी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये देखो, ये रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, वो इसकी लाइन ज्वाइनिंग से ऐसे पास हो रही है जिस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अपन लोग लिख सकते हैं इस बात को कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट where that point along the line joining of the masses, line joining of masses, ठीक है, या at line joining of the masses, at line joining of the masses, sorry, where resultant, where line of action of resultant gravitational force passes। तो अगर अपन लोग स्मॉल बॉडी लेकर के चलते हैं अर्थ के अंदर तो वो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो जाती है, इसलिए अपन लोग कहते हैं कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, दैट इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। उसी पर सारी चीजें लगभग धीरे धीरे अपन लोग कॉन्सेप्ट को खोलते चले जाएंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मास मूवमेंट, नेक्स्ट इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है बालक? ध्यान देना, मास मूवमेंट सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी मास और पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लिया कि मैंने ये वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इस पूरे कार्टेशियन स्पेस में कहीं पर ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इसमें कहीं पर एक मास है, लेट से एम, और इसकी पोजीशन वेक्टर जो है किसी ऑब्जर्वर से आर। तो मास मूवमेंट ऑफ दिस मास अबाउट दिस ऑब्जर्वर इज, मास मूवमेंट ऑफ दिस मास अबाउट दिस ऑब्जर्वर या अबाउट द ओरिजिन इज m इंटू आर। मतलब बेसिकली पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन या पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ऑब्जर्वर जिसके रेस्पेक्ट में अपन लोग निकाल रहे हैं उसका मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। उसे अपन लोग नाम देते हैं मास मूवमेंट। क्या नाम देते हैं बच्चे मेरे? मास मूवमेंट। ये टर्म जो होता है इसे कहते हैं मास मूवमेंट। ठीक है, तो मास मूवमेंट क्या है बेटा? m इंटू आर का। ये बात क्लियर हो गई यहां तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने तो ये बोल दिया कि मास मूवमेंट है, तो है कैसी क्वांटिटी? मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो क्वांटिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मास स्केलर लेकिन पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट मास की बेटा कितनी हो गई? केजी, और इसकी हो गई मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर। और अगर डायमेंशन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर डायमेंशन मास की m
और इसकी L, तो ml डायमेंशन हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? क्यों बताया मैंने, आगे यूज है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से देखा कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मास हैं, और उन पर कोई अगर फोर्स लग रहा हो, उनका कोई एक्सेलरेशन हो, तो मैंने कहा जितना जैसा ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो किसकी वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है, वैसे ही इनका सबका समेशन के बराबर होना चाहिए, डेफिनेशन थी। यानी कि अपन लोग अगर बात करें कि मान लो, टॉपिक लिख लेते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो मान लो ये वाई एक्सिस है बालक, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ जेड एक्सिस है, और इधर कोई एक पूरा रीजन है, यहाँ कोई एक पूरा रीजन है, ये छोटा रीजन बनाया मैंने थोड़ा सा, ये कोई पूरा एक रीजन है, ये कोई पूरा एक रीजन है। इस रीजन में यहाँ मास है, एक 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 यहाँ मास है, और भी होंगे आगे, नीचे यहाँ मास है। ये मास है लेट से m1, ये है m2, ये है m3, ये वाला है m4 बालक, ये m5 है, m6 अप टू mn। अब मैंने बोल दिया कि इसकी जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो r1, यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, इस पॉइंट से r4 वेक्टर, m2 वाले की पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, m3 वाले की पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर, m5 वाले की पोजीशन वेक्टर r5 वेक्टर, और m6 वाले की दिस, एंड mn वाले की बेटा है rn वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर हो गई ओरिजिन से। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया वाला, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसके सेंटर ऑफ मास पर। मैंने मान लिया यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है जिस पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। तो बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा जो डिस्क्रीट सिस्टम है वो पूरा ट्रांसलेटरी मोशन करने लगेगा। तो ये सारे के सारे ट्रांसलेटरी मोशन करने लगे। तो मैंने लिखा अगर ये सारे के सारे ट्रांसलेटरी मोशन करने लगे तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि F एक्सटर्नल इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं कि F एक्सटर्नल इक्वल टू M1 A1, भाई इसी की वजह से ये M1 वाला भी भागने लगा, A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर अप टू MN AN वेक्टर, ये सारे के सारे भागने लगे। मैं F एक्सटर्नल को एक और तरीके से बच्चे लिख सकता हूँ, ये जो F एक्सटर्नल लिखा हुआ है इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। क्या मैं इस F एक्सटर्नल को टोटल मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और इसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, ये तो लिख सकते हो भाई, एक ही जगह पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है और वो पूरा भाग रहा है ए एक्सेलेरेशन से। तो F एक्सटर्नल को लिख सकता हूँ मैं टोटल मास मीन्स M1 प्लस M2। ये पूरा देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही यही है कि पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू द M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस अप टू Mn AN वेक्टर। यही तो लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मेरे बच्चे कहेंगे कि सर क्या मैं इस चीज को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस टर्म को M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn दैट इज इक्वल टू ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं dBCM ओवर dt इक्वल टू M1 A1 को लिख सकता हूं dB1 ओवर dt प्लस M2 A2 को लिख सकता हूं dB2 ओवर dt। यही तो है ना भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, Mn dBn ओवर dt। ये सारा टर्म लिख दिया। अब देखो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टर्म था तो dt तो अपन लोग हटा देंगे, तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेट लास्ट में कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास में मेरे बच्चे, M1
प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn और dVcm बन जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। dt तो कैंसिल आउट है, हट गए सारी तरफ से, पार्शियल इंटीग्रेशंस। m1 ये हो गए b1 प्लस m2 b2 प्लस m3 b3 अप टू mn bn। मतलब मैं अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को लिख सकता हूँ m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर प्लस m3 b3 वेक्टर प्लस m4 b4 वेक्टर अप टू mn bn वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू mn। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ऐसे ही देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी टर्म में लिखा हुआ है। देखो बच्चे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अप टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अपॉन मिलेगा अप टू mn। ये भी कहानी क्लियर। सर इस वाले टर्म को एक और तरीके से लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकते हो बेटा, BCM लिखा है इसे DRCM। भाई सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो अपन लोग मान रहे RCM है, तो ये BCM लिखा है इसे DRCM ओवर DT भी लिख सकता हूं सर। लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखें। चलो देखो ध्यान दो क्या काम करेंगे। ये जो BCM लिखा हुआ है इस BCM को, इस वाले टर्म को देखते हैं अपन लोग। तो ये लिखा है m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn और ये जो BCM लिखा है इसे लिखेंगे DRCM ओवर dt इक्वल टू, यहां पर लिखा m1 b1 को लिखेंगे बेटा r1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt प्लस m3 dr3 ओवर dt अप टू mn dRn ओवर dt। ये तो लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली कहानी है, dt हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरे बच्चे, ये बचा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn दैट इज इक्वल टू इंटू RCM दैट इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो सर RCM क्या हुआ, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुई। तो बच्चे मेरे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1, सॉरी ये तो अपॉन में चला गया, वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही थी, तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। अब बच्चे देखो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्या एक्चुअल में, देखो जितने भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, अलग अलग पार्टिकल्स थे, उनका मास मूवमेंट देखो m1 r1 मास मूवमेंट ऑफ m1, मास मूवमेंट ऑफ m2, मास मूवमेंट ऑफ m3, इन सबके मास मूवमेंट का सम अपॉन टोटल मास है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस हो गया सम ऑफ मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। मैंने इतनी कहानी सीख ली, तो अपन लोग ये जो कहानी सीखी है इसे अपन लोग फार्मूले या जैसे भी ट्रीट करना चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर प्लस m3 b3 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये चीज बन गई। चलो इसका थोड़ा सा यूज भी कर लेते हैं, सीखते हैं बातें। ध्यान देना बालक, मान लो कि अपने पास में मैंने लेट कर लिया कि अपने पास में कोई सपोज मासेस हैं। एक मास m1 है, m1 मतलब 1 kg का मास है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो दे रखे 1, 2, 3। दूसरा बच्चा है 2 kg का m2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2, 3, 4। और तीसरा मास है m3 दैट इज इक्वल टू 3 kg और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे -2, 1, -1, 5।
ये कोऑर्डिनेट है। और आपसे पूछा जाए कि इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क्रीट मास सिस्टम। इस डिस्क्रीट मास सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ये पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, पूछ लिया तो अपन लोग बना लेंगे। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कैसे निकालें भाई, मुझे पता है फॉर्मूला बच्चे, RCM वेक्टर इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो बना। RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो बना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, RCM इक्वल टू बच्चे M1 मास 1 kg, R1 सर क्या होगा, R1 हो गया देखो 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसे लिख दिया, प्लस M2 बच्चे कितना मास है, M2 है 2, R2 वेक्टर R2 कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे M3 मास हो गया 3 kg, और R3 कितना है, R3 है माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 5k कैप, दिख रहा है ना बच्चे, ये देखो माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप अपॉन टोटल मास, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो RCM आ गया अपने पास में कितना, RCM मीन्स हो गया आई कैप प्लस 2i कैप, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4i कैप माइनस 6i कैप, तो आई कैप प्लस 4i कैप 5i कैप माइनस 6i कैप कितना बचेगा माइनस का i कैप बच गया, 2j कैप प्लस 6j कैप कितना हो गया बेटा 8j कैप और माइनस का 3j कैप बचा कितना 5j कैप, ये 5j कैप हो गया। उसके बाद 3k कैप प्लस 8k कैप यानी 11k कैप और प्लस का 15k कैप 11 एंड 15 दैट इज इक्वल टू 26k कैप डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। अब सर मैं इससे कहूं कि भाई मुझे एक्स एक्सिस की अलग बताओ पोजीशन, वाई एक्सिस की अलग बताओ और जेड एक्सिस की अलग बताओ, दो बता ले जाएंगे यार, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक्स एक्सिस की पोजीशन जो आई है सेंटर ऑफ मास की, एक्स एक्सिस की जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यानी XCM है वो बच्चे कितना है, XCM है इसकी पोजीशन माइनस का 1/6, YCM जो है वाई एक्सिस में कितना ही 5/6 और ZCM कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ZCM तो हो गई 26/6 यानी कि 13/3, ये आ गई। यहां तक कहानी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एक और एग्जांपल। मान लो कि अपने पास में कोई एटवुड मशीन है, एग्जांपल लेते हैं, ये कोई एटवुड मशीन है, ये एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन मतलब मासलेस पुली, मासलेस इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है और यहाँ मास है बेटा 1 kg और यहाँ मास है 2 kg एंड सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर रिलीज किया जाएगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस पर तो नीचे की तरफ लगेगा 2g और ऊपर की तरफ टेंशन, इधर की तरफ 1 × g यानी g, ऊपर की तरफ टेंशन, तो इसके एक्सेलेरेशन आएंगे। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बता ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भाई क्या होता था फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए जो अपन लोग फॉर्मूला लगाते थे दैट इज इक्वल टू द M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, यही तो लगाया करते थे, तो लगा ले जाएंगे। देखो तो अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास की, अगर मैं बात करूं यहां पर सेंटर ऑफ मास की, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। अब बात आ रही कि भाई ये A1 वेक्टर और A2 वेक्टर क्या हो गए बच्चे, एक बात तो जानते हो एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन सेम रहते थे,
तो मैंने मान लिया ये A1 वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है ए जे कैप ऊपर की तरफ, और ये A2 वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन है माइनस का ए जे कैप वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ। ये हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए होगा कितना यार, एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन तो निकालना जानते थे, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, वो कितना होगा, वो होता था बच्चे m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। नेट फोर्स m2 की वैल्यू बच्चे 2g माइनस जी अपॉन में m1 प्लस m2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, ये 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम लोग देखेंगे जाकर के, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन आया दैट इज इक्वल टू m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, यानी 2g माइनस जी कितना हो गया g/3। चलो अब लिख लेते वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 मतलब इसका मास 1 kg इंटू A1 बेटा ऊपर की तरफ जा रहा ए जे कैप, प्लस m2 मीन्स 2 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा माइनस का ए जे कैप अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि क्या लिखेंगे बच्चे, हम लोग लिखेंगे ए जे कैप माइनस 2 ए जे कैप, तो माइनस का ए जे कैप अपॉन में 3। अब ए की वैल्यू क्या है बच्चे, ए की वैल्यू तो सर g/3 है, तो कितना बन जाएगा g/9 टाइम्स ऑफ जे कैप। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो आगे यूज होगा, बड़ी आसानी से उसका यूज कर लेंगे अपन लोग, और वो पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन लोग लिख लेते हैं मास मूवमेंट नोट पॉइंट है, लिख लो मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मूवमेंट क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। कैसे जीरो होता है सर, ये कैसी कहानी है, समझो। मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मूवमेंट की बात करूं तो ध्यान देना, जैसे मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इस पर ध्यान देना बच्चे, मैंने मान लिया यहां पर मासेस हैं, मान लो डिस्क्रीट मास है, एक m1 है, यहाँ पर एक मास बैठा हुआ m2 है, यहाँ पर एक मास बैठा हुआ m3 है, ऐसे ही कहीं पर बैठा हुआ mn है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। m1 की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से वो r1 है, m2 की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से दैट इज r2, m3 की जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r3, और सेंटर ऑफ मास यानी mn की जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज rn, ये दे रखी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब मैं अगर ये बोलूं कि ये m1 है और ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई, तो ये rcm हो गया, ये r सेंटर ऑफ मास हो गया, rcm पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर तो मेरे बच्चे ये हो गई, इसको मैं r1c लिख लेता हूं। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास मैंने r2c लिख लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ m3 विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास मैंने लिख दिया r3c लिख लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ mn विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास दैट इज rnc, nth वेक्टर, nth मास के पार्टिकल के डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो सर मैं मास मूवमेंट निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। सो मास मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू COM क्या होना चाहिए बच्चे, बोलेंगे सर m1 और r1c वेक्टर, m1 r1c वेक्टर, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा m1 और इसे लिखेंगे r1c वेक्टर प्लस m2 r2c वेक्टर प्लस m3 r3c वेक्टर, और इस तरीके से चलेंगे। ये मास मूवमेंट हो गया भाई। मास मूवमेंट क्या होता था, मास इंटू पोजीशन वेक्टर, मास इंटू पोजीशन वेक्टर। तो यहां अगर देखेंगे अपन लोग तो m1
r1c वेक्टर बच्चे क्या है, r1c वेक्टर देखना जरा, ये r1c वेक्टर को क्या ये लिख सकते हो कि r1 वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM, यही तो लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस RCM। ये तो पढ़े हैं ना रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन में इसकी पोजीशन लिख रहे हैं तो r1 माइनस दिस, या मैं ऐसे लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू v12 क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2, या VAB VA माइनस VB, यही तो है काम। तो r1 माइनस RCM, ऐसे m2 इसे लिखेंगे बेटा r2 वेक्टर माइनस RCM प्लस m3, और इसे लिखेंगे r3 वेक्टर माइनस RCM अप टू nth, चलते चलेगा। मैं एक काम करना चाहता हूं बेटा, ये R1 R2 R3 वाले जो प्लस वाले हैं वो एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस वाले एक साथ लिखोगे तो आ जाएगा m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर प्लस m3 R3 वेक्टर माइनस, यहां देखो बेटा RCM कॉमन है, इसमें भी है RCM, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने RCM कॉमन ले लिया माइनस का RCM, तो मेरे बच्चे बचा यहां पर क्या, यहां पर तो बचा सर m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, यानी m1 यहां बच गया m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब बेटा RCM की वैल्यू निकाल लिए थे अपन लोग सेंटर ऑफ मास की, वो पुट कर देते हैं। सो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर माइनस RCM को बच्चे क्या लिख सकते हैं, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m1 वेक्टर m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल कर दिया, और यहां पर देख करके बड़ी खुशी मिल रही कि ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मास मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। मास मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू द 0, हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसका यूज करेंगे अपन लोग, जैसे ध्यान देना, मान लिया अपने पास में कोई दो मासेस हैं, एक मास है बच्चे अपने पास में m1 और दूसरा मास है मेरे बच्चे m2, ठीक है। इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है r, इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है r। देन फाइंड सेंटर ऑफ मास, हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना कितना होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो मैंने लेट कर लिया बच्चे कि m1 वाले से जो सेंटर ऑफ मास है वो x1 डिस्टेंस पर है और m2 वाले से जो सेंटर ऑफ मास है बच्चे वो x2 डिस्टेंस पर है, ये मैंने लेट कर लिया। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने सेंटर ऑफ मास के मान लिए कि ये 0,0 है, लो अपने आप से ही लेट कर लिया। अब इसकी x1 और x2 की वैल्यू बतानी कि m1 से कितनी दूरी पर होगा और m2 से कितनी दूरी पर होगा। भाई इसकी वैल्यू बतानी मुझे कि m1 से कितनी दूरी पर होगा और m2 से कितनी दूरी पर होगा, 0,0 होगा इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। सर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0,0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, RCM, बल्कि x एक्सिस में ये लाई कर रहा है तो मैं XCM केवल इसे लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया यहां पर XCM इक्वल टू m1। इसकी पोजीशन वेक्टर अगर देखूं अपन लोग, इसकी पोजीशन वेक्टर देखें तो 0, माइनस x1, 0 है और इसकी पोजीशन वेक्टर है x2, 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि m1 x1 की जगह माइनस x1 प्लस m2 x2 की जगह प्लस का x2 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये लिख सकते हो। और XCM कितना है भाई, x एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास कहां पर अपन लोगों ने लेट किया है, 0 पर, तो उसका कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। तो यहां अगर 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा अपने पास में 0 इक्वल टू m1 माइनस का x1 प्लस m2 माइनस प्लस का x2 इक्वल टू 0। सो m1 x1 इक्वल टू m2 x2, यही तो बना, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। सर इसे मास मूवमेंट वाले जो तरीका था, मास मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, उससे कैसे बना सकते बेटा, बड़े आसानी से। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मास मूवमेंट बच्चे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मास मूवमेंट मेरे बच्चे कहेंगे m1 x1, सेंटर ऑफ मास
कि अबाउट इसका मास मूवमेंट मेरे बच्चे कहेंगे m2x2। अब बात ये कि ये इसकी पोजीशन इस तरफ है यानी माइनस में, तो माइनस m1x1 प्लस m2x2 और किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो m1x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2x2 के बराबर आ जाएगा। और यहां से एक बात अपन लोग अगर देखें तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू जो आ गई वो m2 अपॉन m1 बनी, यानी मैं लिख सकता हूं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो मास है, भाई देखो जो सेंटर ऑफ मास से x की पोजीशन थी, जिधर मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उससे दूर होगा, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग में ही होगा। सेंटर ऑफ मास अगर दो पार्टिकल हैं, दो डिस्क्रीट पार्टिकल हैं, तो उनके बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में ही लाई करेगा। और कहां पर लाई करेगा, जिस तरफ का मास कम होगा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर नहीं आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके दूसरी तरफ पहुंचेगा। तो अपन लोग यहां पर लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास always near to the light mass in two discrete mass system, तो कोई डिस्क्रीट मास सिस्टम है उससे थोड़ा सा दूर लाई करेगा सेंटर मास। यहां तक बात क्लियर है, इसमें भी अभी अपन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सर, इसे अगर डिफरेंशिएट कर दे यानी dx ओवर dt कर दूं मैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया, यानी वेलोसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब वेलोसिटी किस वाले मास की, भाई वेलोसिटी किस वाले मास की ज़्यादा होगी, तो सीधी बात है कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, ऐसे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होगी। चलो भाई, अब और कहानी बनाते हैं आगे, और इस चीज़ को देखेंगे अपन लोग। मान लो अगर मैंने इसको थोड़ा सा एक्स शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना शिफ्ट हो कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर रहे। मैं अगर इसे x शिफ्ट कर दूं तो ये कितना शिफ्ट हो कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जो मास मूवमेंट है ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसे x शिफ्ट करा तो मैं क्या लिख सकता हूं, m1x1 प्लस एक्स इक्वल टू m2x2 प्लस समथिंग। मैंने कहा ये y शिफ्ट कर दूं इधर की तरफ तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर रहेगा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो m1x1 प्लस m1x इक्वल टू m2x2 प्लस m2y। और मुझे अच्छे से ये बात पता है कि जो अपने पास में m1x1 है वो m2x2 के बराबर है, और अगर ये m1x1 m2x2 के बराबर है तो x अपॉन y की वैल्यू तो आ गई m2 अपॉन में m1, ये बन गई, ये x अपॉन y की वैल्यू आ गई। यहां तक भी बात क्लियर होगी। तो फिर से वही कहानी है बिल्कुल कि अगर इसे ज़्यादा शिफ्ट करोगे, ये बड़ा मास है तो इसे कम शिफ्ट करना पड़ेगा, उसी रेशियो में इस वाले मास को ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल का रेशियो चलेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ध्यान में रखेंगे, आगे इसका बहुत अच्छे उसमें यूज है। हम लोग वेलोसिटी या कोलिजन इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से लेकर के मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स तक इसका यूज चलता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो अपन लोग जो बात कर रहे थे वो सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल रहे थे बेटा कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट मासेस हैं, उनके सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करे जाएं। इन सब बातों के लिए अपन लोगों ने सारी बातें समझ ली थी, ठीक है। अब अगर मैं मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है, कोई कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, तो वो भी बात कर लेंगे बच्चे। देखो ध्यान दो, तो नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास of the, next is center of mass of कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, डिस्क्रीट नहीं, इस बार में कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब ये हो गया कि मान लो मैंने ये बना दिया y एक्सेस, ये बना दिया मेरे बच्चे x एक्सेस, और यहां पर मैंने एक कोई मास ले लिया, इसका एक मैंने छोटा सा पार्ट लिया, बहुत छोटा सा ऐसे एक पार्ट लिया जिसका मास है dm,
इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई आर या एक्स वाई जो भी लेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर, और इसका मास हो गया डीएम। तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखें? तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका है मास इनटू मास मूवमेंट अपॉन में मास। सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, तो इन्हें क्या कर देंगे बच्चे, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम आ जाएगा। अगर बच्चे एक्स एक्सिस में निकालना चाह रहे हैं तो एक्स एक्सिस में इसे एक्सीएम लिखेंगे, और एक्सीएम की वैल्यू हो जाएगी डी एम इंटू एक्स अपॉन में डी एम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ऐसे वाईसीएम में अगर लिखना चाह रहे हैं तो वाईसीएम में अपन लोग लिखेंगे डी एम अपॉन में वाई अपॉन डी एम। ऐसे अगर जेड एक्सिस में लिखना चाहेंगे तो जेड सी एम को लिखेंगे डी एम जेड वेक्टर अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो मैंने ये लिख, अच्छा दिमाग में बेटा एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि ये जो मैंने छोटा सा पॉइंट लिया हुआ है बहुत खास बात है जो ध्यान रखनी। खास बात इसकी क्या है बच्चे? खास बात ये है, बहुत खास बात है ये, खास बात इसकी ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये जो छोटा सा मास लिया इसका सेंटर ऑफ मास इसी के अंदर है। पार्टिकल मास है तो सेंटर ऑफ मास तो इसका इसी के अंदर हुआ। तो ये जो आर है, ये जो आर यहाँ लिखा है, ये इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, या एक्स है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बात बहुत खास बात है कि ये जो आर है, ये जो आर वेक्टर है, इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। ये जो डीएम मास है इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ये गलती नहीं करनी है, अपने आप से सारी चीजें निकल आएंगी, फिर बड़ा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। पहले बेटा एक कोई यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी रॉड पर, और उस रॉड की वजह से अपन लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, कोई एक रॉड है बेटा, ये कोई रॉड है, इस पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड की मास m है और लेंथ l है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रॉड की जो मास डेंसिटी हो गई लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज m/l। m/l मतलब बेटा लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी मीन्स हो गया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब क्या किया जाए सर? मैंने यहाँ पर ये बना लिया, ये वाई एक्सिस है, और इधर अगर अपन लोग देखें जाकर तो ये एक्स एक्सिस है। ये दोनों हो गए, एक वाई एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब क्या करा जाए सर? अब एक काम करते हैं सर, मैंने यहाँ पर एक ये dx ले लिया और इससे ये डिस्टेंस x ले लिया। अगर इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिस्क्रीट मास, ये डिस्क्रीट मास, ये डिस्क्रीट मास, ये डिस्क्रीट मास, और इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका था कि सबका समेशन कर देते, तो मतलब इंटीग्रेशन। यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैं एक्सीएम सिर्फ लिखूंगा, एंड एक्सीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मास डीएम इनटू इस सेंटर ऑफ मास। इस एक्स एक्सिस, इस वाले मास डीएम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेटा यही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स है, तो यहां पर एक्स लिख दिया, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिख दिया। सर लिमिट भी लगा लेते हैं, लगा लो मेरे बच्चे। लिमिट कहां से कहां तक लगानी चाहिए भाई? लिमिट लगानी चाहिए यहां 0,0 है और ये पॉइंट तो अपना हो गया L,0, तो 0,0 से L,0 तक लिमिट लगाएंगे तो ये बन गया 0 से लेकर के L तक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर तो लगाने की जरूरत ही नहीं कि डीएम का इंटीग्रेशन तो अपन लोग m लिखेंगे, वैसे लिखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ डीएम होगा क्या भाई? इसका मास क्या होगा मेरे बच्चे? ये पता है कि L लेंथ का मास है m, L लेंथ का मास है m, तो 1 यूनिट का मास कितना हो गया? m/l। तो dx यूनिट का मास कितना हो गया मेरे बच्चे? m/l टाइम्स ऑफ dx। मतलब m/l बच्चे क्या है? m/l तो सर लैम्डा है। m/l किसके इक्वल है? m/l तो लैम्डा के इक्वल है, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू dx। तो अगली बार में अगर मुझे लीनियर मास डेंसिटी पता होगी तो मैं सीधे सीधे उस लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा
और डी एम की वैल्यू बना ले जाऊंगा। तो यहां पर ये जो डी एम है, इस डी एम की जगह मैंने लिखा बच्चे लैम्डा इंटू डी एक्स, साथ में एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का तो इंटीग्रेशन एम हो गया। बच्चे लैम्डा पता है मुझे कि लैम्डा एम बाई एल है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लैम्डा की जगह एम बाई एल लिखा, अपॉन में ये एम और है, और साथ में एक्स डी एक्स, लिमिट सर 0 से एल थी, लिमिट 0 से एल थी। एम से एम को मार दिया 1 बाई एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट 0 से एल। इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1 बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2, यही तो आ गया। देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट एक्स की जगह एल पुट किया और फिर एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, तो एल से यहाँ एल कैंसिल हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई वो बच्चे कहाँ पर आ गई, वो आ चुकी है एल बाई 2 पर। तो यानी कि इस रॉड के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हुए वो कहाँ पर आ गए, एल बाई 2, 0। सर ये तो आपने ये माना है कि इसका जो मास है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना यहाँ पर उतना यहाँ उतना यहाँ पर, यूनिट लेंथ बराबर बराबर। अगर बराबर ना हो तो क्या हो, तो बेटा निकाल लेंगे लीनियर मास डेंसिटी की कोई रिलेशन दिया होगा डिस्टेंस के साथ में, कि अगर यहाँ मास कम है इधर मास बढ़ता जा रहा है तो कोई रिलेशन दिया होगा, तो निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो याद भी रखनी है कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा और हमेशा और हमेशा कहाँ पर रहेगा, वो हमेशा रहेगा इसके, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो अगला है अपने पास में बच्चे सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये तो रॉड होगा। अब अपन लोग निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास, कोई रॉड है जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यानी कि जिसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, तो लिखो इफ, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब x के साथ में वेरी कर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है लीनियर मास डेंसिटी तो बढ़ती चली जा रही है। तो ऑफ अ रॉड इज लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, आर कांस्टेंट्स, a और b कैसे हैं बेटा, कांस्टेंट है। मास ऑफ द रॉड इज m, मास ऑफ द रॉड इज m and length is L, length equal to L. Then find position of center of mass of the rod, position of center of mass of the rod, रॉड के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। मान लो मैंने यहां पर ये रॉड ऐसे बना दी, ये ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। अब इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ एक्स के ऊपर डिपेंड करती जा रही। जब मैं यहाँ पर एक्स की जगह 0 डाल रहा तो लैम्डा की वैल्यू बेटा ए हो जा रही, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही, यानी मास लगातार बढ़ता चला जा रहा पर यूनिट लेंथ। अब तो बिल्कुल सेंटर पे नहीं आएगा सर, इधर की तरफ मास ज़्यादा हो जाएगा तो इस सेंटर से कुछ पहले आना चाहिए, क्योंकि जिधर की तरफ मास ज़्यादा होता था सेंटर ऑफ मास तो उसके दूसरी तरफ कहीं शिफ्ट कर जाता था, तो कहीं और हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाते। तो ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। मैंने मान लिया फिर से यही डिस्क्रीट सिस्टम, एक यहाँ पर dx लेंथ का एक मास मान लिया और इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो एक्स सी एम इक्वल टू वही कहानी डी एम एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। वैल्यू पुट करते हैं। सर डी एम की वैल्यू क्या होगी, अभी बताई थी बेटा, डी एम होगा मास पर यूनिट लैम्डा इंटू डी एक्स, लिख लेते हैं। तो यहाँ डी एम की जगह लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स अपॉन में लैम्डा डी एक्स, डी एम की जगह लैम्डा डी एक्स, लिमिट 0 से एल तक, लिमिट 0 से एल तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते बच्चे। ध्यान देना, मैं लैम्डा की वैल्यू देखो बेटा, अब डायरेक्ट ऐसे dx का इंटीग्रेशन x से यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंड कर रहे, तो उसका फंक्शन की वैल्यू रखनी है अपने को। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे 0 से l, लैम्डा की जगह लिखेंगे a प्लस बी एक्स इंटू एक्स डी एक्स अपॉन 0 से l,
और इस लेमडा डी एक्स की जगह लिखेंगे ए प्लस बी एक्स डी एक्स। यही तो आ गया। इसे अगर अपन लोग और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में बच्चे कितना, ए एक्स डी एक्स लिमिट 0 से एल प्लस वी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 से एल अपॉन में ए डी एक्स लिमिट 0 से एल प्लस बी एक्स डी एक्स लिमिट 0 से एल। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से एल अपॉन में ए डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा हो गया एक्स लिमिट 0 से एल प्लस बी एक्स डी एक्स का हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से एल। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान देना क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा बच्चे ए एक्स की जगह एल रखेंगे यानी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 अपॉन ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ये बन गया अपने पास में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। ये सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन बेटा रॉड के ऊपर कंप्लीट करते पहले इस रॉड को। मान लो कोई इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ऐसे, ये रॉड है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस रॉड की लेंथ है बेटा 2 मीटर, इसकी लेंथ भी है 2 मीटर और इसकी लेंथ है बेटा 4 मीटर। इसकी मास डेंसिटी 2 लैम्डा है और इसकी मास डेंसिटी लैम्डा है और इसकी मास डेंसिटी लैम्डा है। देन इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। पहले मैं इस रॉड की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर हुआ और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, जहां पर इसका मास कंसंट्रेटेड है। सर इसका मास कितना होगा? भाई मास कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू लेंथ 2 मीटर। तो इसका मास हो गया m1 लेट कर लिया और m1 की तो वैल्यू आ गई कितनी मेरे बच्चे? आ गई 2 लैम्डा। ऐसे m2 की भी वैल्यू आ गई बच्चे 2 लैम्डा। ऐसे ये m3 लेट कर लिया, m3 कितना होगा? 2 लैम्डा इंटू 4 यानी 8 लैम्डा। ये आ गए। सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बच्चे इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई मेरे बच्चे कितनी? एक्स एक्सिस में चले हैं 4 पूरी थी, यहाँ 2 चले तो 2,0 हो गई। सर इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? कोई बात नहीं बालक, निकाल लेंगे इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। पूरी तो 2 मीटर थी ये लेंथ, आधी हो गई मेरे बच्चे 1 मीटर, आधी हो गई यहाँ तक 1 मीटर। अब ध्यान देना, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो एंगल तो 45 बनेगा। और अगर ये एंगल 45 बना तो ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर हो गई। तो इसकी पोजीशन हो गई 1,1 और इसकी पोजीशन बेटा यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से यहाँ तक 2 + 1 3, तो 3,1। तो मुझे m1 x1 मिल गया, m2 x2, m3 x3, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब इसके सेंटर ऑफ मास को बताओ, निकाल लेंगे बेटा। तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास मेरे बच्चे बोलेंगे m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस m3 x3 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो आ गया। सो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास बच्चे कितना होना चाहिए? देन x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा xcm, दैट इज इक्वल टू m1 मेरे बच्चे 2 लैम्डा, x1 मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर x एक्सिस की 1, m2 मेरे बच्चे 2 लैम्डा, x2 मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर 3, m3 मेरे बच्चे कितना हो गया बेटा? 2 लैम्डा, वो सॉरी 8 लैम्डा m3 और इसकी पोजीशन वेक्टर 2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 मीन्स 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा। सॉल्व करेंगे। सो xcm कितना बन गया बेटा? 2 लैम्डा
प्लस 6 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 16 एंड 6 22 प्लस 1 2 24 लैम्डा अपॉन में 8 और 2 10 तो 12 12 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा उड़ा दिया, इससे कैंसिल किया, 2 आ गया। तो एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास तो 2 है, आना भी चाहिए बेटा, इधर और इधर सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस में 2 पर यहीं पर रहेगा। वाई एक्सिस का निकालो, वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास बेटा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये लिख दिया, यानी YCM। तो YCM कितना होना चाहिए? मेरा बच्चा बोलेगा सर YCM की तो वैल्यू आ गई m1y1, m1y1 कितना होगा सर? m1y1 तो होगा इसका मास m1 मीन्स 2 लैम्डा, y1 सर 1 है, फिर 2 लैम्डा, m2 और y2 भी कितना है 1 है, प्लस m3 बेटा 8 लैम्डा ये रहा, और y3 कितना सर ये तो 0 है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 12 लैम्डा हो गया। तो ये 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा अपॉन 12 लैम्डा, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे कितना बन जाएगा 4 लैम्डा अपॉन 12 लैम्डा, तो बन जाएगा कितना 1/3, ये YCM हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए सेंटर ऑफ मास के बच्चे कितने 2, 1/3, ये आ गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये तो अपन लोगों ने रॉड के बारे में डिस्क्रीट मास सिस्टम अपना, वो डिस्क्रीट नहीं कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम अगर रॉड है तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख लिया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर अपन लोग देखें तो रिंग की वजह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रिंग की वजह से सेंटर ऑफ मास कितना आएगा वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ड्यू टू रिंग, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, किसी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ध्यान दो, ध्यान देना बच्चा। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग नहीं बेटा, रिंग का तो बिल्कुल सेंटर पे होगा, सेमी सर्कुलर रिंग, यहां लिख लो सेमी सर्कुलर रिंग, उसका तो बिल्कुल सेंटर पे होगा रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग। ये कोई सेमी सर्कुलर रिंग बन गई, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये मास की सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो यही है, तो एक्स एक्सिस का तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं, वो तो 0 पे ही रहेगा बिल्कुल बीचों बीच। वाई एक्सिस का चेंज हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में यहां से यहां तक ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रही, तो वाई एक्सिस में कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। मान लो मैंने यहां पर इधर एक कोई पॉइंट रखा, ये YCM मान लिया, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये निकालनी है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे, यानी YCM की वैल्यू बतानी होगी। तो इसके लिए अपन लोग पहले क्या काम करेंगे, YCM अगर मुझे बताना है तो YCM के लिए DM और उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यानी Y अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM, बच्चे ये हो गया। तो DM क्या एक छोटा सा मास है, कोई चाहे यहां उठाओ चाहे यहां उठाओ चाहे यहां उठाओ चाहे यहां उठाओ चाहे इधर उठाओ चाहे इधर उठाओ चाहे इधर उठाओ। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस पॉइंट पर एक छोटा सा मास उठा लिया, ये हो गया DM। ये एंगल अगर थीटा है बच्चे तो ये वाला एंगल हो गया d थीटा, और ये एंगल अगर d थीटा है, ये एंगल अगर d थीटा है तो ये वाली जो पोजीशन हो गई दैट इज RD थीटा, ये जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू RD थीटा। अब इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस का लॉन्ग देखना, बिल्कुल क्लियर है, बना लेंगे। सर इस DM की पहले वैल्यू लिखते हैं। बेटा DM की वैल्यू क्या होगी, देखो DM होगा पहले पूरी लेंथ पर मास कितना m है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना होगा सर, लेंथ को डिवाइड कर देंगे, लेंथ इसकी कितनी हो गई रिंग की पाई r हो गई, इनटू इतनी लेंथ का मास कितना होगा वही DM है, तो इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी RD थीटा से मल्टीप्लाई किया, R से R कैंसिल हो गया, तो इस DM की वैल्यू आ गई m अपॉन में पाई टाइम्स ऑफ d थीटा, ये DM आ गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया बेटा m अपॉन पाई टाइम्स ऑफ d थीटा, m अपॉन पाई टाइम्स ऑफ d थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर y क्या है, y जो थी
वाई एक्सिस में इस मास की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मैंने बताई थी कि छोटा सा मास ले रहे हैं और ये वैल्यू इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी हो गई, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो बच्चे ये आर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, आर साइन थीटा हो गई। तो वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन हो गई आर साइन थीटा, यानी वाई की जगह अपन लोग आर साइन थीटा लिखेंगे, तो लिख देते हैं। तो वाई सी एम आ गया अपने पास में कितना, डी एम, इसकी वैल्यू आ गई एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, और y की वैल्यू तो हो गई बच्चे r साइन थीटा। अपॉन में dm का इंटीग्रेशन बच्चे m हो गया। लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर लिमिट जो है थीटा की कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और करते 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 इधर तक ले आएंगे, यानी पाई तक लेके आएंगे, तो इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई तक। तो वाई सी एम आ गया अपने पास में, कितना आ गया मेरे बच्चे, m से m कैंसिल हो गया, तो r अपॉन पाई तो ये बाहर आ गया, और यहाँ आ गया साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन, किसका बेटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन जो है वो होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस का कॉस थीटा 0 टू पाई मैंने कर दिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो वाई सी एम इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन में पाई, अपर लिमिट माइनस का कॉस पाई और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस 0, और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं सर कॉस 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 1 प्लस 1, यानी ये भी वैल्यू 1 ये भी वैल्यू 1, तो 2 आ जाएगी, यानी 2r अपॉन में पाई। तो जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 2r अपॉन पाई वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में 0 पर आएगा। किधर आया बच्चे, देखो इधर मास है और इधर मास है, पूरा मास किधर है, सिमेट्रिक है, उसी के अबाउट आया, तो जो सिमेट्रिक एक्सिस होगा उसी पर आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास किस पर आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही आएगा। देखो इधर मास इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बन गई, इस पर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर एक रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ही ऊपर लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ही ऊपर लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ही ऊपर लाई करेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, आगे बढ़ते, ध्यान देना। अब सर क्या करें, अब कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी, ध्यान देना। सर अगर मान लो सेमी सर्कुलर रिंग ना होती, अगर ये कोई क्वार्टर रिंग होती तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते, या कोई आर्क होता तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते, निकालेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो अगर कोई क्वार्टर रिंग थी, मैंने मान लिया कोई क्वार्टर रिंग है, ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये रिंग हो गई, ये क्वार्टर रिंग है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालें, फिर वही कहानी, मैंने अगेन ये थीटा बनाया, अगेन ये डी थीटा बनाया, और इतने की लेंथ जो हो गई बच्चे आर डी थीटा हो गई, और इतने का मास और लिख लेते हैं, तो इतने का मास क्या लिखेंगे, मेरे बच्चे कहेंगे सर ये डीएम हो गया, और डीएम की वैल्यू तो हो गई एम अपॉन में ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ पाई आर बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में पाई आर बाई 2, 2 ऊपर पहुंच गया, ये आ गया मास पर यूनिट लेंथ, और इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो किया है भाई, मास पर यूनिट लेंथ इंटू ये मल्टीप्लाई, आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी एम की जो वैल्यू आ गई वो आ चुकी 2m अपॉन पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा, ये तो डीएम आ गया, ये आ गया डीएम, ठीक है सर, ये डीएम आ गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल, बेटा इसका सेंटर ऑफ मास अब केवल एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग आएगा, तो एक बार वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं और एक बार तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लेते हैं। चलो पहले तो अपन लोग वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहां से यहां तक आर साइन थीटा हो गई, बिल्कुल वही आ गई। सर कैलकुलेट करो, निकालते हैं बच्चा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वाई डी एम अपॉन में डी एम, ये वाई सी एम आ गया, तो ये वाई सी एम अगर आ गया तो वाई डी एम, बेटा डी एम की वैल्यू अपन लोग को पता है 2m अपॉन पाई, और वाई इंटू डी थीटा, और वाई की वैल्यू बच्चे आर साइन थीटा है, अपॉन में डी एम का इंटीग्रेशन m हो गया, m से m को मार दिया, तो ये बच्चा 2r अपॉन पाई, और क्या बना बच्चे साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 0 से पाई बाई 2, क्योंकि इस बार में 0 से पाई बाई 2 चल रहा है, तो ये बन जाएगा 2r अपॉन पाई, साइन थीटा का हो गया बच्चे माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई बाई 2
माइनस लोअर लिमिट प्लस का कॉस जीरो, देख माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू तो जीरो हो गई, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो अगेन ये 2r अपॉन पाई पर ही आ गया। सर एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या आएगा? अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग अगर निकालना है तो एक्सियम करेंगे, तो एक्सियम के लिए बेटा एक्स एक्सिस का लॉन्ग इस सेंटर ऑफ मास की कितना कोऑर्डिनेट है, बच्चे बोलेंगे सर ये तो r cos थीटा। बाकी सारी कहानियां यहीं तक रहेंगी, बस cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बच्चे sin थीटा के इक्वल आ जाएगा, और लिमिट 0 से π/2 रखोगे, sin π/2 की वैल्यू तो 1 आ जाती है, यानी एक्सियम भी अपने पास में 2r अपॉन में पाई ही आ जाएगा। बच्चे निकाल करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर बताऊं तो कहीं यहां आ गई, एक्स एक्सिस में भी 2r अपॉन पाई चले, वाई एक्सिस में भी 2r अपॉन पाई चले, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेम चले, तो अगर इक्वल चले तो ये एंगल तो 45 डिग्री हो गया, और ये लाइन जो हो गई वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग सेंटर ऑफ मास लाई करता है इन केसेस में। सर किसी आर्क की वजह से और निकाल के दिखा दो तो बन जाए, तो कहानी बन जाएगी। ठीक है, बनाते बच्चे। मान लो कोई आर्क है बच्चे, मान लो कोई आर्क है, ये आर्क है, और इस आर्क का जो सेंटर है वो ये रहा, रेडियस इसकी आर हो गई। ये आर्क जो है, ये जो आर्क है बच्चे, ये पूरा जो एंगल यहां से बना रहा है वो फाई बना रहा है, फाई एंगल का आर्क है। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बीचों बीच आ गए एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस मान लिया, तो यहीं कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो मुझे तो एक्स एक्सिस का ही सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत, वाई एक्सिस का लॉन्ग तो इस सिमेट्री पे ही होगा। कितना आ जाएगा? 0। मैं पहले लिखे दे रहा हूं, मुझे अंतर्यामी हूं, मुझे पता है वाई सीएम कितना होगा, 0 होगा। तो आप भी अंतर्यामी हो, सब पता लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सियम कितना होगा? एक्सियम भाई निकालने का तरीका पता था अपने को। एक्सियम क्या होता था? एक्सियम तो सर dm इंटू एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm था। अब बात आ रही सर dm कितना होगा? अरे यार dm निकालना तो बड़ा आसान सा काम है, बहुत छोटे बच्चों का काम है। कैसे निकाले सर? dm निकालते अपन लोग, यहां पर गए, ये एंगल मैंने थीटा लिया, यहां पर पहुंचे ये d थीटा लिया, और ये वाली जो वैल्यू है वो r d थीटा है। सर यही dm लिखना है। कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? हम लोग लिखेंगे कि इस dm की वैल्यू, ये जो dm आ गया वो कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ, तो मास तो m है उस पूरे का माना, और इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? आर्क लेंथ कैसे लिखते हैं? एंगल इंटू रेडियस। एंगल सर फाई थी और रेडियस तो r है, तो ये तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया। इतनी लेंथ का मास कैसे निकालेंगे? तो मैंने d थीटा से मल्टीप्लाई, r d थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, तो dm की तो वैल्यू अपन लोग लिख ले गए, और वो आ गए m अपॉन में 5 टाइम्स ऑफ d थीटा। सर y एक्सिस के लॉन्ग तो आ नहीं रहा, x एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो इसकी x एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन कितनी होगी बच्चे? ये अगर r है, ये थीटा है, तो x एक्सिस के लॉन्ग ये पोजीशन हो गई इसके सेंटर ऑफ मास की, इस पॉइंट मास की, दैट इज r cos थीटा। मतलब मैं जो x वहां लिखा था, मैंने बताया था कि उस डिस्क्रीट मास के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी दैट इज इक्वल टू r cos थीटा, तो उसकी जगह r cos थीटा लिख देंगे। तो यहाँ xcm कितना आ जाएगा? मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये xcm की वैल्यू आ गई dm की वैल्यू हो गई m अपॉन में 5 इंटू डी थीटा, और x की वैल्यू हो गई r cos थीटा अपॉन dm का इंटीग्रेशन m हो गया, m से m को मार दिया, तो यहाँ बचा r अपॉन में 5, और ये हो गया cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या किया जाए सर? तो ये जो थीटा है इसका इंटीग्रेशन बच्चा कितना होगा? इसका इधर की तरफ अगर लेकर के चलेंगे तो +5/2, और इस तरफ अगर लेकर के चलेंगे तो -5/2, यानी +5/2 से लेकर के वो -5/2 से लेकर के +5/2 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स -5/2 से +5/2 तक इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या बन जाएगा? r अपॉन 5 cos थीटा का हो गया बच्चे sin थीटा, लिमिट -5/2 से प्लस के 5/2 तक। इसे और सॉल्व करेंगे तो r अपॉन 5 अपर लिमिट sin 5/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस sin 5/2, एंड दैट इज इक्वल टू 2 sin 5/2, यानी r अपॉन में 5, और ये हो गया 2 sin 5/2। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो कितनी आ गई? 2r sin 5/2 अपॉन में 5, ये आ गई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेरे बच्चे
इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले लेक्चर में अपन लोग डिस्क की वजह से, कोई अगर सेक्टर होगा उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना, और उसके बाद में कोन की वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना, स्फीयर की वजह से, हेमी स्फीयर की वजह से सेंटर ऑफ मास, सॉलिड हेमी स्फीयर की वजह से सेंटर ऑफ मास, और सॉलिड कोन की वजह से, हॉलो कोन की वजह से सेंटर ऑफ मास, ये सारे सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। और उसके बाद फिर इन सब का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेंगे, और पैराबोलाइड की वजह से सेंटर ऑफ मास, फिर कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट कवर कर ले जाएंगे सेंटर ऑफ मास। तब तक के लिए थैंक यू।